नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीतिक दलों के लिए खुशखबरी है। अब वे 2000 से अधिक का चंदा चेक और कैशलेस तरीके से ले सकेंगे। 2000 से ऊपर चंदा लेंगे तो उन्हें दानकर्ता का नाम भी बताना होगा। पहले 20,000 से नीचे के चंदे पर सोर्स बताने की बाध्यता नहीं थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट के आखिरी हिस्से में जब ऐलान किया तब मारे खुशी के विपक्ष मेज तक नहीं थपथपा सका। यह एक बड़ा कदम है और साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड की कल्पना भी पेश की गई है, जो पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने फंडिंग के मामले में बाहर आकर सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। छात्रों के लिए दो खबर है। सभी प्रकार के उच्च संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक सेंट्रल एजेंसी बनेगी, जिसका नाम होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मेडिकल पीजी के सीटों की संख्या में 5000 की वृद्धि का ऐलान किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर के अग्रवाल ने ईमेल के जरिए अपने बयान में कहा है कि अच्छा कदम है, मगर पीजी की सीट और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी मेडिकल ग्रेजुएट को पीजी करने का मौका मिले और वो एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस करने की योग्यता हासिल कर सकें। बजट पर बहुत बातें हो चुकी हैं। हम गांव, खेती, किसान, मनरेगा वगैरह पर फोकस करना चाहते हैं। सरकार मानती है कि मौजूदा वित्त वर्ष में खेती में 4.1% की दर से विकास होने जा रहा है। किस आधार पर बात करेंगे? सरकार किसानों की आमदनी डबल करना चाहती है। अभी कितनी आमदनी है और कितने से डबल हो जाएगी इसका हिसाब नहीं, लेकिन डबल करना चाहती है। दूसरे बजट में उसने ऐसा कहा है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज का प्रावधान कर दिया है। छोटे और सीमांत किसानों को कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के जरिए अभी तक इन्हें कर्ज मिलता था, अब इन क्रेडिट सोसाइटी को कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा। इसके लिए नाबार्ड 3 साल के दौरान 1900 करोड़ रुपया खर्च करेगा कंप्यूटराइजेशन वगैरह पर। फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया है कि 2015 में खरीफ फसल के लिए, खरीफ क्या हुआ, धान वगैरह, रबी क्या, गेहूं, किसानों ने 69,000 करोड़ का फसल बीमा कराया, जो 2016 में बढ़कर 1,41,625 करोड़ हो गया, जितना मैंने समझा। क्या ये समझा जाए कि किसान बड़ी संख्या में अब फसल बीमा की योजना की ओर आकर्षित हो रहे हैं या ये योजना सफल हो रही है? सरकार ने 2016-17 के दौरान जो दावे होंगे उनके निपटाने के लिए 13,240 करोड़ का प्रावधान किया है। 2017-18 के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया है। पिछले बजट में सरकार ने दावा किया था कि मार्च 2017 तक 14 करोड़ फार्म होल्डिंग को, यानी कि जोत को, सॉइल हेल्थ कार्ड के दायरे में लाया जाएगा। इतने कार्ड दे दिए जाएंगे। नए बजट में सरकार ने नहीं बताया कि 14 करोड़ जोत को सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत लाने का लक्ष्य कितना पूरा हुआ है, मगर कृषि विज्ञान केंद्र और उसके बाहर कुल 200 मिट्टी की जांच के लिए नए लैब बनाए जाएंगे। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 5 करोड़ 5 लाख के करीब सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। अभी हमने जो डाउनलोड किया, इनमें से कोई 4 करोड़ से ज्यादा डिस्पैच कर दिए गए हैं। 2.5 करोड़ से अधिक सैंपल जांच हुए हैं। क्या मार्च 2017 तक यह लक्ष्य पूरा हो पाएगा? 14 करोड़ जोत को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा देना। पिछले साल के बजट में नाबार्ड का दीर्घकालिक सिंचाई कोष 20,000 करोड़ किया गया था, इस साल बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। इसका क्या असर पड़ेगा हम बात करेंगे, लेकिन इसके कारण इस एक साल में कितनी भूमि सिंचाई के तहत आई है, सिंचित हुई है, इसका इस बजट में जिक्र नहीं मिला, भाषण में नहीं मिला। मगर पिछले बजट में कहा गया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में, यानी अभियान की तरह लागू करते हुए 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाएगी, सिंचाई के तहत लाई जाएगी। तो उस मिशन का क्या नतीजा एक साल में निकला, इसका आंकड़ा दिया जा सकता था। पिछले बजट में कहा गया कि सिंचाई की 89 लंबित योजनाओं में से मार्च 2017 तक 23 योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। बजट से इस बार के हमें नहीं पता चलता कि कितनी योजनाएं पूरी कर ली गई। वित्त मंत्री के भाषण में प्रधानमंत्री के इस मिशन की कोई झलक नहीं मिली। सिर्फ दीर्घकालिक सिंचाई फंड के 20 से 40,000 करोड़ कर दिए जाने का ऐलान जरूर दिखा। किसानों को सही दाम मिले, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम को सभी 585 एपीएमसी मार्केट में लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रत्येक ई-नैम को 75 लाख रुपए का फंड देगी। मंडियों को ई पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि आप हाजीपुर में बैठकर आप केरल के किसी मल्लापुरम या तिरुवनंतपुरम में अपना बिजनेस कर सकें, रेट देख सकें।
यह योजना पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई थी और पहले चरण में 10 राज्यों की 250 मंडियों को ई पोर्टल से जोड़ा गया। अक्टूबर 2016 में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान मिला मीडिया की रिपोर्ट में कि इन 7 महीनों में इसके जरिए 421 करोड़ का कारोबार हुआ है। तो यह कितनी बड़ी कामयाबी है हमको अनुपात में देखना पड़ेगा। एक बदलाव यह हुआ कि सरकार ने बजट में कहा है कि फल सब्जी जैसे जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों को एपीएमसी से डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। इसका क्या लाभ होगा हम बात करेंगे। फल सब्जी वालों को एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मॉडल कानून बनाने की बात वित्त मंत्री ने कही है, जो राज्यों में भी वितरित की जाए, उसका प्रारूप वितरित किया जाएगा और राज्य अपना सुझाव देंगे। सरकार ने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि ऑपरेशन फ्लड के तहत जितनी भी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनी थी वो अब बेकार या निष्प्रभावी हो चुकी है। सरकार ने डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का ऐलान किया है। नाबार्ड 2000 करोड़ से इसकी शुरुआत करेगा और अगले 3 साल में इस पर 8000 करोड़ रुपया खर्च करेगा। बजट केंद्र राज्य की तमाम तरह की योजनाओं को मिलाकर दावा करता है कि गांव में हर साल 3 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। तो देश में कोई कहता है 5 लाख गांव हैं, कोई कहता है 6 लाख गांव हैं। हमने मान लिया कि 5 लाख गांव हैं। अब 5 लाख गांवों पर हर साल 3 लाख करोड़ खर्च होता है। तो तमाम प्रति गांव कितना खर्च हुआ? तो एक गांव पर लगभग 60 लाख का खर्चा आता है। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, पर यही हिसाब दोस्तों से निकलवाया हूं कि 60 लाख एक गांव पर खर्चा होता है। अगर गांव के लोग इस पैसे का हिसाब मुखिया के साथ मिलकर उन्हें घेर कर इसे ठीक से लागू कराएं तो मुखियाओं को बोलेरो पर चढ़ने का सुख थोड़ा सा कम हो जाएगा और गांव में विकास होगा। सरकार ने तय किया है कि मिशन अंत्योदय के तहत 1 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आएगी। कब तक आएगी ये पता नहीं, लेकिन 2019 तक सरकार का यह लक्ष्य है कि 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। गरीबी मुक्त पंचायत के लिए सरकार एक नया इंडेक्स भी बनाने जा रही है, जिसके आधार पर मापा जाएगा कि अमुक पंचायत गरीबी मुक्त हुआ या नहीं। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि ग्राम पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं को 2,87,000 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा। इस बजट भाषण से नहीं पता चला कि ग्रांट दिया गया या नहीं, कितना दिया गया इसकी जानकारी नहीं मिली, कम से कम भाषण में। पिछले बजट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत, रूरल और अर्बन मिशन के तहत 300 रूरबन क्लस्टर बनाने की बात थी। इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है, कितना बना या आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका भी जिक्र नहीं है। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बात से परेशान है कि वे प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क हाईवे बनाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। 11 नवंबर 2016 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है और गडकरी जी का बयान है कि 20.4 किलोमीटर प्रतिदिन ही हाईवे बना पा रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं कि 41 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाएं, लेकिन अपने लक्ष्य का आधा ही हासिल कर सके, जबकि वे काफी तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं और उन्होंने ये बयान आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में दिया था। प्रतिदिन सड़क बनाने में जो लक्ष्य गडकरी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उससे कई गुना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने हासिल किया है। बजट में लिखा हुआ है कि इस साल के बजट में दावा है कि 2016-17 में हर दिन इस योजना के तहत 133 किलोमीटर सड़क बनी है। सोचिए, गडकरी 20 किलोमीटर नहीं बना पा रहे हैं, 133 किलोमीटर सड़क बनी है। बजट में यह भी कहा गया कि 2011 से 14 के दौरान प्रतिदिन औसत 73 किलोमीटर सड़क बनती थी, लेकिन अब 133 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं। जिस साल गडकरी प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क नहीं बना पा रहे, उसी साल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 133 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही हैं। सरकार ने पिछले बजट में कहा था, मैंने गडकरी जी पे कोई खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन सरकार ने पिछले बजट में कहा था कि 1 मई 2018 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया जाएगा और इस बजट में भी इस वादे को दोहराया गया है। कई राज्य हैं जो 100% पूरी तरह से बिजली से जुड़ चुके हैं 2014 के पहले ही। आर्सेनिक प्रभावित 28,000 गांव मानव बस्तियों को अगले 4 साल में पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। ये एक अच्छा कदम है और जरूरी। गांव में शौचालय का कवरेज जो है, सैनिटेशन कवरेज 40%, मतलब पूरे भारत में से बढ़कर 60% हो गया है और इसे बड़ी कामयाबी के रूप में सरकार ने पेश किया है। बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट 3 गुना कर दिया गया है, लेकिन कितना किया गया है ये स्पष्ट नहीं है, पर एक पंक्ति है, उसका क्या रिकॉर्ड है इसका भी कुछ उल्लेख नहीं मिलता है बजट में। मनरेगा का बजट 38,000 करोड़ से बढ़ाकर 48,000 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन अरुणा रॉय और निखिल डे ने प्रेस रिलीज भेजा है कि 47,000 करोड़, और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि पिछले साल
47,000 करोड़ खर्च हुआ है मनरेगा के तहत, तो उस अनुपात से बहुत मामूली वृद्धि हुई है मनरेगा में। तो इसलिए इस वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जाए, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि 48,000 करोड़ कांग्रेस के राज में भी, यूपीए के राज में भी नहीं बढ़ा था। क्या इन घोषणाओं से हमारा ग्रामीण भारत बेहतर ढांचा प्राप्त करता है? दो बजट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली का, जो लगातार भाषण की शुरुआत खेती में और खेती के सेक्टर में होने वाले बुनियादी सुविधाओं से होती है एक तरह से। तो हमारे साथ सोमपाल जी हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, और देवेंद्र शर्मा हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं, फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अभी स्काइप से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा है। पर सोमपाल जी, संक्षेप में बता सकते हैं जो मैंने कहा है, क्या आपको लगता है कि हम इन योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र में काफी कुछ प्रगति देख रहे हैं? अब एक साल का फोकस हो गया, एक और साल का फोकस है सरकार का इस सेक्टर में। देखिए, मेरी दृष्टि से तो होना ये चाहिए कि जो इकाई है ग्रामीण, उसका जो मुख्य आधार है वो खेती है। जितनी भी क्रय शक्ति वहाँ निर्मित होती है, उत्पादित होती है, वो खेती के उत्पादन से जुड़ी हुई है, चाहे वहाँ की मजदूर की मजदूरी हो, हाँ, जी। चाहे किसान की आमदनी हो, और चाहे उन गांवों के आसपास रहने वाले व्यापारी हों। ये ठीक है कि आधारभूत अवसंरचना जिसमें सड़क का बहुत महत्व है वह महत्वपूर्ण है, परंतु किसान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सिंचाई की बात, क्योंकि आप जानते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत से लेकर अब तक पिछले 50 वर्षों में एक ही आंकड़ा बार बार हमारे सामने आता है कि 60% खेती का क्षेत्र बिना सिंचाई के है, वर्षा के ऊपर आधारित है, और वहां उत्पादकता 1.2 या 1 टन प्रति हेक्टेयर पर टिकी हुई है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में हम 4 टन तक पहुंच अभी चुके हैं। का बात करें कि 20,000 करोड़ का पिछले साल का फंड था। सर, अभी का बात करते हैं कि 20,000 करोड़ पिछले साल का फंड था। इस साल उन्होंने लॉन्ग टर्म इरिगेशन के लिए 40,000 करोड़ का फंड किया है। हालांकि पिछले साल उन्होंने कहा था कि 28 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करेंगे। इस साल उन्होंने इसका रिकॉर्ड नहीं बताया। ये मेरी बात सुनिए आप, ये धोखाधड़ी है, ये बजट में नहीं है। दो चीजें उन्होंने बहुत मोटी कही हैं जिसको बहुत जोर से उठाया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका बहुत शोर मचाया जाता है, हाइप की जाती है कि सिंचाई के लिए हमने इतना दिया और किसान को ऋण के लिए इतना दिया। इन दोनों मदों को का बजट से कोई लेना देना नहीं है। ऋण जो मिलता है वो बैंकों के माध्यम से मिलता है, बजट में आपने क्या आवंटन किया इसका ब्यौरा नहीं है। और सिंचाई के लिए जो दिया है वो AIBP के माध्यम से दिया है। वो जो नेबार्ड बैंक है वो राज्यों को उधार देता है, उसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है। तो इनको बजट में क्यों दिखाया जाता है? मुझे तो आश्चर्य होता है कि सारे अर्थशास्त्री और जितने आप मीडिया के लोग हैं इस बात को चुनौती क्यों नहीं देते कि उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बजट की बाहर की बात है। राइट, ठीक है। देवेंद्र शर्मा जी हैं। तो ये आवंटन बजट में नहीं है, आप इसको देख लीजिए, वो तो नेबार्ड बैंक लोन देगा उसका। ठीक है। पर देवेंद्र शर्मा जी, इसी बात पर मैं अभी जो सोमपाल जी कह रहे थे, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि 10 लाख करोड़ कर्जे के लिए प्रावधान किया है सरकार ने, आमदनी को डबल करने की बात दोहराई है, और सिंचाई का जो फंड है वो 20,000 से 40,000 करोड़ किया है। हालांकि पिछले साल बात हुई थी कि हम मिशन मोड में जमीन को सिंचित करेंगे करीब 28 लाख हेक्टेयर, तो उस मिशन का कुछ तो रिजल्ट बताना चाहिए कि इस साल जैसे बाकी चीजों में बताया गया है। आपकी इस पहलू पर क्या टिप्पणी है 10 लाख करोड़ क्रेडिट उपलब्धता के पर? देखिए, हालांकि मैं सोमपाल जी को सुन नहीं पा रहा हूँ तकनीकी कारणों से, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो चीजें हैं। एक तो आपने कहा 10 लाख करोड़ रुपए को इस तरीके का जो कर्जा दिया जाए, किसानों को क्रेडिट अवेलेबल किया जाएगा, वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे किसानों के सारे प्रॉब्लम जो है उसमें सॉल्व हो जाएंगे। पिछले साल 9 लाख करोड़ रुपए था, इस साल 10 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये तकरीबन अगर देखें पिछली एवरेज तो हर साल 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ता है। लेकिन जो देश को जानने की जरूरत है वो ये है कि इसमें से तकरीबन 80% जो लोन होता है, क्रेडिट होता है, वो एक्चुअली एग्री बिजनेस कंपनियों को जाता है। और वो एग्री बिजनेस कंपनियां भी 4%, जैसे क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होता है तो 4% पर उनको भी मिलता है। इसलिए आप देखते हैं कि दिल्ली में जो खेती के नाम पर कर्जा मिलता है, क्रेडिट मिलता है, वो पंजाब और हरियाणा या राजस्थान से ज्यादा होता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो पटना में मिलता है वो झारखंड और बिहार से ज्यादा होता है।
तो क्योंकि कंपनियों के हेडक्वार्टर वहां पर हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों सरकारें जो हैं ये देश को बताना नहीं चाहती कि एक्चुअली में कितना किसानों को दिया जा रहा है और एग्री बिजनेस कंपनियों को कितना दिया जा रहा है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि पिछले साल बजट में मुझे याद है अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम किसान की इनकम को अगले 5 साल में डबल करेंगे, लेकिन कोई रोड मैप नहीं था। अब जानते हैं हम कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के कारण उनकी इनकम बल्कि 50% और गिर गई है। और अब भी हमारे वित्त मंत्री ने कह दिया है कि हम 5 साल में इनकम डबल करेंगे, फिर कहीं रोड मैप नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये बार बार कह के शायद देश को एक विश्वास हो जाता है कि वाकई ही किसान की इनकम बढ़ाई जा रही है, जबकि ना पिछले साल ना इस साल कोई ऐसा डायरेक्ट कोई स्टेप लिया गया हो जिससे किसान की इनकम बढ़ती हो। और ये फिर हम क्यों कह रहे हैं, मैंने पिछले साल भी कहा था और अब भी कहता आया हूं कि भाई पिछले इकोनॉमिक सर्वे में यानी 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में ये साफ कहा गया है रवीश जी कि एवरेज, जो आपने सवाल भी अभी पूछा था कि एवरेज औसतन जो किसान की इनकम है 17 राज्यों में, किसान परिवार की बल्कि 17 राज्यों में, वो मात्र 20,000 रुपए साल की है। अब अगर इसको डबल करने की बात हो रही है तब भी कहीं दिखाई तो दे, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि भी इसको भी डबल किया जाएगा। ये हम मान के चल रहे हैं 5 साल में तो वैसे ही डबल हो जाएगी जब इन्फ्लेशन का रेट अब एडजस्ट। देवेंद्र जी, मैं ज्यादा समय का इस्तेमाल करना चाहता हूं। अब मैं आना चाहता हूं आपसे और सतपाल जी से, सोमपाल जी से जानना चाहता हूं कि ये जो कहा गया है फसल बीमा योजना का बजट बढ़ाया गया है और इस रिकॉर्ड से पता चलता है बजट में कि 2015 में धान वगैरह में लोगों ने 69,000 करोड़ का बीमा कराया, फिर 2016 में 1,41,000 करोड़ का बीमा कराया होगा और सरकार ने 2017-18 के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसको हम किस तरह से देखें किसानों के हित में? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहे हैं। जी देखिए, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले साल इन्होंने तकरीबन, सोमपाल जी आपसे नहीं पूछा, देवेंद्र जी से पूछ रहा हूं। ये होना चाहिए प्रीमियम जो सब्सिडी सरकार देती है, तो वो जो सब्सिडी थी सरकार की 5,500 करोड़ रुपए की, जो एक्चुअली देखा जाए तो उसमें खर्चा ज्यादा हो गया था। रिवाइज एस्टीमेट में 13,240 करोड़ रुपए का इस पर रिवाइज एस्टीमेट था। वो अब इन्होंने, सरकार ने उसको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी एक्चुअली देखा जाए तो जितना खर्चा हो चुका है रिवाइज एस्टीमेट में, उससे कम हम ये प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मानी जा रही है कि जो पिछली स्कीम थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आने से पहले, उसमें तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रीमियम जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और जो बाकी है वो तो खैर किसान देते थे। लेकिन अब जो उसको बढ़ाकर नई स्कीम के अंतर्गत वो 17-18,000 करोड़ रुपए नया स्कीम के तहत ये होता है जो प्रीमियम सरकार को देना पड़ेगा। इसमें जरूरी है कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तकरीबन 2.69 करोड़ 2.70 करोड़ जो लोनी फार्मर हैं जिनको ऑलरेडी बैंकों से जिन्होंने लोन लिया है, वो इसमें उनको जबरन उनसे एक उनका प्रीमियम काटा जाता है। और जो नॉन लोनी है वो तकरीबन 1 करोड़ किसान हैं जो अभी नए उन्होंने शामिल किए हैं, या उसमें से पहले कुछ थे जिनको बढ़ा के 1 करोड़ अभी किया गया। मेरा मानना है कि इस स्कीम को और भी बढ़ाना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जितनी त्रुटियां हैं उसको भी एड्रेस किया जाए और बढ़ाया जाए। लेकिन ये मान के चलना कि ये क्योंकि कृषि क्रॉप इंश्योरेंस हो गई है तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, मुझे लगता है कि ये बहुत एक गलत मैसेज आ रहा है। अगर ये सच है तो शहरों में तो लोगों को उनकी कार भी इंश्योर्ड होती है, घर भी इंश्योर्ड होता है, मोटरसाइकिल भी इंश्योर्ड होता है, शायद वो उसका हिस्सा, बाहर का फर्नीचर भी इंश्योर्ड होता है, तब उनको तनख्वाह पर ये पता चलता है कि थोड़ा की बात होती है। ये एक अच्छी योजना है, इसकी कमियां त्रुटियां हो सकती हैं पर ये समय के साथ बेहतर होता चलेगा। एक सवाल सोमपाल जी, आपकी इस पे कोई टिप्पणी है ये फसल बीमा योजना पे, या कुछ अलग कहना चाहते हैं, या मैं दूसरा सवाल पूछूं आपसे? देखिए, हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो जो फसल बीमा योजना तो एक चौथी चीज है जो किसान के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सिंचाई, उसके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। नाबार्ड से लोन मिलेगा राज्यों को, वो बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये असत्य भाषण सारी सरकारें करती रही और आपने ये कह दिया है, ठीक है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी समस्या, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए ना आप। हम जो कह रहे हैं कि आप जो पेरिफेरल बात कर रहे हैं रवीश जी, मैं मौलिक सवाल ये उठा रहा हूं कि इन्होंने ये कहा कि 5 वर्ष में हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। पिछले 3 साल के आंकड़े उठाकर आप देखिए, उसकी आमदनी आधी हो गई है जी। जो धान 1121 4800 रुपए में बिका था 2013 में, वो 14 में बिका 3300 में, 15 में बिका 2400 में
और 2016 में बिका 2200 में। जी, अब समय थोड़ा आलू सा का कम है। मैं 4.5 एक- रुपया जी, मिल जी। रहा है, जिससे उसके बीज की कीमत भी नहीं ठीक है, निकलती। मतलब दोहराइए नहीं, चूंकि समय कम और है। अब मेरा जो आपसे तीसरी सवाल है, महत्वपूर्ण एक सेकंड बात सोमपाल जी, उसके हम लिए- सारे, अब Kitapa मेरे is पास preparing सिर्फ a 4 small मिनट patch रह of गया land है। to sow seeds मैं आपसे and जानना grow चाहता paddy हूं कि ये जो सरकार ने कहा है कि एपीएमसी से आप फल और सब्जी को अलग कर देंगे और उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ देंगे, क्या ये कदम अच्छा है, व्यवहारिक है आपके हिसाब से? बिल्कुल 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 बेकार की बात है, आधा अधूरा है। मैं कहता हूं कि पूरे कृषि बाजार को मुक्त क्यों नहीं कर देते, जैसे उद्योग धंधे को और व्यापार किया, आप क्यों उसे बंधक बनाकर रखना चाहते हैं? ये क्या हुआ कि कुछ चीजों को डीनोटिफाई कर देंगे, कुछ को उसमें रखेंगे। जो व्यापारी जमाखोरी करता था, मुनाफाखोरी करता था, शोषण करता था किसान का, आज वही सरकार का लाइसेंस लेकर उन मंडी में बैठकर करता है। उस व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं करते आप? ठीक है देवेंद्र जी, इस पर आपकी कोई राय हमारे है? कॉन्स्टिट्यूशन में मार्केट जो प्रावधान है उस कि पर जो और इस ट्रेडिंग पे है वो फ्री APMC होना जी। चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है इसमें कि एपीएमसी में कमियां बहुत हैं, बहुत त्रुटियां हैं, उसको ठीक करना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी एक हो सकता है ठीक करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको हटा देते हैं, जो कि पूरी देश में कोशिश हो रही है कि एपीएमसी को हटा दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर कोलैप्स करता है जितना बचाव रह जाएगा। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में एपीएमसी मंडियों का जाल है, लेकिन पंजाब में किसान को अगर गेहूं का दाम 1500 रुपए है तो 1500 रुपए मिलता है। लेकिन अगर आप बिहार में जाएं 2007 से वहां पर कोई एपीएमसी नहीं है, और वहां पर अगर ये एपीएमसी नहीं होने से फायदा होता है, जो बिचौलिया नहीं होने से फायदा होता है, या सिस्टम इन्होंने कुछ बनाया हो, या मार्केट इकोनॉमी ने कुछ किया हो, तो बिहार का किसान जो है उसको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। अगर हम एपीएमसी भी हटा देंगे पंजाब से, जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो इसका मतलब कि पंजाब का किसान भी बिहार का किसान बन जाएगा। होना यह चाहिए कि हमें किसान मंडियों को और रेगुलेट किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए। आज देश में 7000 मंडियां हैं, जबकि हमारे को 42,000 मंडियां चाहिए। ये सड़कें बनाने से अच्छा है कि हम इन्वेस्टमेंट यहां भी करें और उस सिस्टम को ठीक करें, ताकि एक किसान को एक अश्योर्ड दाम जो है वो मिल पाए। ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है एपीएमसी को हटाने की बजाय से। और ये तो कह रहे हैं कि हम सब्जियां हटा देते, सब्जियां और फल, ये तो देखिए दिल्ली की जो एपीएमसी मंडियां हैं तीनों, उसे हटा दिया गया था, 3 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ उसमें? ना तो किसानों को फायदा हुआ और ना ही मंडी में कोई कमी आई है। वही उतनी ही आवक सब्जियों की आती है, किसान उस पर विश्वास करता है, क्योंकि एक जगह तो है जहां लाके बेच सकता है। अब रेडी पे किसान जाके नहीं बेच सकता, ये हमें गलत धारणा है कि डायरेक्ट। देवेंद्र जी और सोमपाल जी, हम और चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जस्ट ये कॉर्पोरेट चाहते हैं कि तोड़ दिया जाए इसको, क्योंकि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर लाने की बात हो रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये बहुत, मुझे लगता है कि इस पे चिंता होनी चाहिए कि ये देश का रास्ता नहीं है। हरित क्रांति से हटकर हम कहीं कॉर्पोरेट फार्मिंग में जा रहे हैं, वो देश का रास्ता। हम अलग से इन सवालों पर चर्चा करेंगे, अभी समय थोड़ा सा कम है और भी पहलुओं को छूना है। आप लोगों का शुक्रिया, मौलिक बातों पे भी चर्चा करेंगे, चूंकि एग्रीकल्चर का फोकस है तो हम और भी बात कर लेंगे, करते ही रहते हैं। लेकिन 60 लाख रुपया अगर एक गांव में पहुंच रहा है, इसका आधा भी अगर लागू हो जाए तो सोचिए गांव में कितनी खुशहाली हो जाएगी। इतने सारे तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सरकार दर सरकार तमाम योजना, कुछ नहीं होने का मतलब है कि सरकार अपनी योजना और बजट तो रख देती है, लेकिन उसका रिजल्ट उतना वैसा नहीं दिखता जितना बताया जाता है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि एक साल में इस देश में 10 लाख खेत तालाब बन गए होंगे? ये बजट में है और इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद हम करेंगे।